रोज की तरह आज भी दोनों पति पत्नी प्रशांत और गुंजन रात का खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकल पड़ी थी। प्रशांत एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और गुंजन एक ट्रैवल दूर कंपनी में काम करते हैं। दोनों अच्छा खासा वेतन पाते हैं। खुद सुविधा के हर सजो सामान से घर भरा पड़ा है। दफ्तर दोनों ही अपनी अपनी कार से आते जाते हैं। शरीर का थोड़ा बहुत व्यायाम हो जाए और पति पत्नी के परस्पर एक दूसरे से बातचीत का अवसर मिल जाए, इस उद्देश्य से दोनों रोज ही घर से लंबी और सैर के लिए निकलते हैं। प्रशांत को पान खाने का भी शौक था। शहर भी चर्चित पान की दुकान आपस में बातचीत करते कब करीब आ जाती उन्हें पता ही नहीं चलता था। पति के साथ गुंजन भी मुकरमंद वाला मीठा पान खाने की आदी हो गए थे। दोनों को विवाह के 3.5 साल हो चुके थे। प्रशांत के माता पिता घर में नन्हे बच्चों की किलकिलियां सुनने को बेचैन हैं, किंतु वे दोनों अपने ही कैरियर में व्यस्त हैं। ऊंचाइयों को छूने की महत्वाकांक्षा मन में पाले हुए हैं। प्रशांत पिछले कुछ अरसे से गुंजन को अपनी नौकरी पाने के लिए बदलने के लिए जब तक कर देता। अब हमें अपने परिवार की योजना बनानी चाहिए। तुम यह भागदौड़ वाली नौकरी छोड़ दो, इसमें काफ़ी समय खर्चा करना पड़ता है। कहीं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने की नौकरी का प्रयास करो। टीचिंग लाइन में माहौल भी अच्छा सभ्य मिलता है और छुट्टियां भी काफ़ी मिल जाती है। प्रशांत की इस सलाह पर अस्य गुंजन भाली भांति जानती है यह भी अच्छी नौकरी है और फिर मेरी रुचि का काम भी है। दूसरी नौकरी क्या आसानी से मिल जाएगी? लगी लगाई बढ़िया नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश के लिए भागदौड़ करना क्या सही होगा? गुंजन के इस सवाल पर पुनः प्रशांत ने अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, लेकिन गुंजन, सारा दिन पुरुष ग्राहकों के साथ डील करना। प्रशांत के मन की बात भांप कर गुंजन बीच में ही बात काटती हुई बोली, अच्छा ठीक है, इस बारे में सोचूंगी। इंसान की प्रकृति की विचित्र होती है। जीवन साथी के रूप में उसे एक पढ़ी लिखी आधुनिक पत्नी की भी कामना होती है और साथ ही वह नौकरी पेश अच्छा वेतन पाने वाली पत्नी की भी उम्मीद करता है और वह यह भी चाहता है कि उसकी पत्नी घर परिवार का पूरा ख्याल रखे, घर के हर सदस्य की जरूरत पर तुरंत हाजिर हो। क्योंकि इंसान के भीतर की परंपरावादी सोच औरत को अपने कार्य क्षेत्र में पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए भी सहजता से बचा नहीं पाती। प्रशांत की ठेक पुरुषवादी मानसिकता गुंजन के वास्तविकता संबंधों को लेकर जब तक सचेत हो जाती, जब कभी गुंजन कार्य में अधिकता के चलते घर देर से वापस आती, तो प्रशंसा के दिल पर दिमाग पर संदेह का कीड़ा कुलबुलाने लगता। गुंजन के सक्षम उसकी वाणी तो मौन रहती, किंतु आंखों और चेहरे के अप्रिय भाव कई सवाल पूछते प्रतीत होते थे। गुंजन के नाम पर कोई भी पात्र आता तो प्रशांत पहले पढ़ता, उसके फोन वॉल्स के बारे में जानने को उत्सुक रहता। ऑफिस के मामलों में गुंजन को कैफियत में जाने की उत्सुकता रहता। ऑफिस के मामले में गुंजन को कैफियत मांगता रहता। ऐसे मौके पर गुंजन तिल मिलाकर रह जाया करती थी। वह सोचती थी कि आज के दौर में व्यक्ति को खुले दिमाग का आवश्यक होना चाहिए, पर प्रत्यक्ष वह अप्रशांत के हर प्रश्न का सटीक उत्तर दे। उनके जिज्ञासाएं शांत हो देती थी और अपनी मधुर खिलखिलाहट से वातावरण को हल्का फुल्का बना देती थी। प्रशांत, तुम इतने पॉजिटिव हो, शक्की हो, उससे घुंघराले बालों से प्यार में उंगलियां फेरती वह कह उठती थी, डियर, सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। प्रशांत उसे बाहों में खींच कर उठाता था। तभी गुंजन का तन मन खिल उठता था। दोनों टहराते बातें करते जा रहे थे। तभी प्रशांत का मोबाइल बज उठा और वह फोन पर बात करता चला जा रहा था। पति के पीछे पीछे चलती गुंजन पति के साथ कदम मिलाकर चल नहीं पा रही थी, क्योंकि जल्दबाजी में आज वह पुरानी चप्पल पहन कर आई थी। दौड़कर पति के साथ कदम मिलाने के प्रयास में ठोकर खाकर गिरने को ही थी कि उसकी चप्पल टूट गई थी। प्रशांत अभी भी कान पर मोबाइल लगाए अपनी ही धुन में आगे निकल चुका था। गुंजन ने पति को पुकारा चाहा, लेकिन पलक झपकाते ही वह उससे आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। गुंजन के चेहरे को किसी ने कपड़े से कस कर ढांप लिया था और जबरदस्ती खींचकर कार में बैठाकर दौड़ा दी थी। गुंजन ने हाथ पर मारने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। उसके हाथ पैरों को भी बांध दिया गया था। लाचार और भयभीत गुंजन का दम घुटने लगा था। बेबस चचपटाहट से वह कुछ ही देर में सद्बुद्ध खो बैठी थी।
उधर प्रशांत शब्दबद्ध खड़ा गुंजन को यहाँ वहाँ देख रहा था। प्रशांत होकर दौड़ता हुआ घर वापस आया। वह वहाँ भी गुंजन को ना पाकर उसके हाथों के तोते उड़ गए थे। वह अजनबी आशंका से भयभीत हो पुनः उसके रास्ते पर दौड़ कर आया और राह चलने लोगों आसपास की दुकानों पर पूछताछ करने लगा, किंतु कोई लाभ न हुआ। वह वापस घर आकर परिचितों और रिश्तेदारों द्वारा मित्रों से फोन कर पूछताछ करने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी। सारी रात आंखों ही आंखों में कट रही थी। पौ फटते ही अचानक फोन की घंटी बज उठी। प्रशांत ने लपक का फोन स्वीकार रिसीव कान से लगाया और परेशान को उठाकर गुंजन के अपहरण की जानकारी देते हुए अपहरणकर्ताओं ने विजौती के रूप में एक बड़ी रकम की मांग की थी। साथ ही सख्त शब्दों में धमकी भी दी थी कि अपहरण की भनक या जानकारी पुलिस को नहीं रखनी चाहिए, वरना पत्नी को हाथ धोना पड़ेगा। पूरा घर सहम गया था। चुपचाप पुलिस को सूचना देते ही पुलिस तुरंत सक्रियता से छानबीन में जुट गई थी। अपहरणकर्ता गुंजन को ले जाकर तुरंत शहर के सटे एक गांव से आए थे, जहां एक घुस भैया गुंडा नेता की आलीशान कोठी निर्माणाधीन थी। उस कोठी के ही एक खास कोने में गुंजन को ले जाकर रखा दिया था। उस निर्माणाधीन कोठी को हिफाजत को देखभाल के लिए नेता का एक खास कृपा पात्र, जो दूर के रिश्ते में नेता का सारा रखता था, रात में सोने के लिए आता था। कभी कभार उसके साथ पत्नी और बच्चे भी आ जाते थे। गुंजन को वहीं छुपाकर अपहरणकर्ता खुद निर्दयता से फिरौती से रकम के लिए फोन करने के बाद उसके मिलने की प्रतीक्षा में थे। कोठी के मालिक का उन लोगों पर वध हस्त था। अपहरणकर्ता इसलिए भी निश्चित थे कि बंधी हुई बेबस चिड़िया आखिर यहाँ से कैसे कहीं भाग जाएगी। इसी सोच के चलते हुए गुंजन की तरफ से लापरवाह थे। प्रशांत दुखी परेशान मन में पत्नी की सकुशल वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। रात बिताने का एक प्रहार अभी शेष था। तभी गुंजन ने घर के मुख्य द्वार की घंटी बजा दी। प्रशांत ने दरवाजा खोला। बहवास गुंजन को एकाएक सामने खड़ा देखकर दंग रह गया था। आश्चर्य मिश्रित हर्ष से उसका चेहरा खिल गया था। गुंजन की रुलाई फूट पड़ी थी। हरी सहमी गुंजन पति के दौड़ते सीने से लग और रोती बिसुरती बोली, प्रशांत, उन अपहरणकर्ताओं ने मेरे खूबसूरत कंगन और कानों की कीमती टैप्स निकाल लिए। प्रशांत ने पति की आंखों में झांका। सिर्फ कंगन और कानों के झमके ही गए। वह तो अच्छा हुआ उस दिन में मैं अपना मंगलसूत्र गले से उतार कर सोनार को बनने के लिए दे दिया था, क्योंकि उसकी लड़ियों के मोती निकल गए थे। गुंजन अपने ही रो में बोल रही थी। गले में पहना होता तो वे निर्यादा उसे भी उतार लेते। गुंजन की सरलता से पति को देखने व्यवस्थित मन से कहा, किंतु प्रशांत की आंखों में उभने विचित्र भावों को देखकर चौंक गई। सास ससुर की आंखों में भी प्रश्नों की जिज्ञासाएं थी। केस खुद सुलझ गया था। पुलिस ने भी राहत की सांस ली। गुंजन ने अपनी स्वयं घर वापसी की घटना घर के सदस्यों को कह सुनाई थी। रात को उस खंड हनूरा कोठी में एक महिला ने मुझे वहां बंधा हुआ देखा। पहले तो वह हैरान हुई, फिर उसने शायद किसी को फ़ोन पर बात की और कुछ ही देर बाद मुझे बंधन से मुक्त किया। तुरंत वहां से भगा दिया। उसने ही मुझे पैसे दिए ताकि मैं घर वापस जा सकूं। मेरी आपबीती सुनकर उस महिला ने मुझे बताया था कि कोठी के मालिक उसके रिश्तेदार हैं। उसने मुझे हिदायत दी कि मैं इस घटना का जिक्र किसी से ना करूं। उस महिला ने वहां से भागाने में मेरी पूरी मदद करने को हुए कहा था। तुम यहाँ बंधी रही हो, इस बात का जिक्र नहीं करना। चुनाव का वक्त है, कोठी के मालिक की साख पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। चुनाव का माहौल ना होता तुम यहाँ से जा नहीं सकती थी। इस वक्त चुनाव की चिंता है। उन्हें बस गुंजन की सकुशल वापसी से सास ससुर खुश थे। बेटा, पुलिस की मदद से बहू के गहने तो उन लुटेरों से वापस ले लो। गुंजन की सास को बहू के गहने की चिता सता रही थी, किंतु गुंजन के गहनों से अधिक अपने घर वापसी प्रिय लग रही थी। गुंजन को उम्मीद ही छोड़ चुकी थी उस अंधेरे नामक से वापसी की। उन बदमाशों की कैद में व्यवस्थाएं, अनमल विचार, कैसी वैसी आकांक्षाएं उठती थी। उसके मन में याद कर वह सिरथा उठी थी। भयंकर अधहास के साथ गुंजन ने उन बदमाशों के गंदे इरादे भी सुने थे।
यार अब की बड़ा हाथ मारा है, कमाई तो अच्छी होगी ही। फिर इतनी खूबसूरत वो जवान, ऐसा दरियादा जिस्म है कि बस खूब मजा आएगा। यह कहकर उन्होंने गुंजन के जिस्म पर हाथ फेरा तो वह कसमखसाए उठी थी। हाथ पर बंधे थे, आंखों की ढंकी थी। अपनी समीप उन बदमाशों की ध्वनि सुनकर गुंजन सहम गई थी और अपने सर्वनाश की कल्पना कर उसके आंखों जोर से भींच चली। अरे मजे फिर ले लेना, इस काम के लिए तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, लेकिन इसके घर वाले अपनी जान बचानी है। कल जैसा भी मैं आया करे। तीनों की सम्मिलिताएं हंसी गूंज रही थी और उसी रात गुंजन उस अजनबी औरत के कारण घर वापस आ सकी थी। गुंजन सहल चिंता अपने घर वापस आने पर खुश थी, लेकिन घर का माहौल जैसे उसे कुछ बदला बदला लग रहा था। प्रशांत का बदला व्यवहार उसे बेचैन कर रहा था। उस गुंजन के कुछ खिंचखिचा रहने लगा। गुंजन का बिना फिरौती दिए खुद ही घर वापस आ जाना उसे स्वाभिमानी लग रहा था। सिर्फ जेवर लेकर ही अपहरणकर्ता खुश हो गए। क्या गुंजन उनके पास सही सलामत रही होगी? प्रशांत के प्यार की गर्माहट समाप्त होती जा रही थी। दिन प्रतिदिन प्रशांत की उदासीनता, इसी बीच दफ्तर में काम के दौरान उसे जबरदस्ती चक्कर आ गया था, फिर घूम गया था। शायद खोनेपन की लापरवाही से ऐसा हो, यह सोचकर वह कैंटीन की ओर बढ़ गया। किंतु जैसे ही कौर उठकर मुंह में डाला तो उठकाई का उसे एहसास हुआ और वह उल्टी के लिए टॉयलेट की ओर भागी। इसके बाद तो गुंजन डिहाल सी सो गई और ऑफिस से छुट्टी ले डॉक्टर के पास चली आई। गुंजन का शक सही निकला। लेडी डॉक्टर ने उसे गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई। गुंजन का तन मन खिल उठा। वह प्रशांत को यह खुशखबरी सुनाने को आतुर थी। तब प्रशांत का व्यवहार भी उसके साथ अच्छा हो जाएगा, यह जानकर कि वह पिता बनने वाला है, खुश होगा। गुंजन मन ही मन विचार करती वह पहुंच गई थी। गुंजन की आशा के विपरीत प्रशांत पिता बनने की बात जानकर सब व्यर्थ रह गए। उसके विचित्र हाव भाव उसके भीतर छिपे बेचैनी को बयान कर रहे थे। तुम तो कहती थी कि उन बदमाशों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। तो फिर कहकर उसने गुंजन का हाथ जोर से झटक दिया था और फिर अंटसन बकना शुरू कर दिया था। प्रशांत ने गुंजन से और अधिक दूरी बना ली थी। जब पति के समीप जाने को होती तो प्रशांत गुंजन का कठोर नज़र फेंक कर उसके समीप से हट जाता। और एक दिन प्रशांत के मन में छिपी बेचैनी उसके अधरों तक आ रही थी जब उसके कड़े लफ्जों में कहा, उन डकैतों का बच्चा यहाँ इस घर में नहीं पलेगा। गुंजन यह सुनकर अवाक रह गई थी। पत्नी से दूरी बनाना प्रशांत इन दिनों किसी अन्य स्त्री के समीप जा रहा था। गुंजन दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। प्रशांत के मन में चल रही थी उथल पुथल का वाणी से खुलासा आज हो गया था। वह गुंजन के साथ संबंध तोड़ देना चाहता था। प्रशांत की इच्छा को अपनी नीति मान गुंजन झटपटा कर रह गया था और आखिर में उसे मायके लौट आना था। समय गुजरता और वह एक स्वस्थ व सुंदर शिशु की माँ बन चुकी थी। पुत्र को आंचल में समेट फूली नहीं समाई थी। किंतु प्रशांत की अनुपस्थिति एक टिप बनकर उसे तड़पा गई थी। इसके कुछ माह बाद ही प्रशांत ने गुंजन को तलाक दे दिया और फिर दोनों नदी के दो धाराओं की तरफ अपनी अपनी राह चल बसे। रात्रि को प्रायः गुंजन को प्रशांत की यादें सताती और वह उसके साथ के लिए तड़प उठती, तो कभी मन में प्रतिहिंसा की ज्वाला भटक उठती। समय सरकता जा रहा था। गुंजन अपनी नौकरानी और पुत्र की परवरिश में व्यस्त थी। नौकरी में उसकी लगन और काम के प्रति निष्ठा से उसे तरक्की मिलती जा रही थी। पुत्र अभिराम भी दिन ब दिन बड़ा हो रहा था और उसके नैन नक्श और चेहरे हूबहू अपने पिता प्रशांत पर जा रहे थे। बेटे का चेहरा देख गुंजन के मन में उम्मीद का दिया जल उठा कि काश प्रशांत एक बार अपने बेटे को देख लेता तो उसका संदेह पल भर में ही दूर हो जाता। किंतु प्रशांत के संपर्क टूटे तो अरसा बीत चुका था। मेधावी अभिराम स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करता इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में आ गया था। उन श्रेणी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता अभिराम कलाकार था। उसके कॉलेज में छात्राओं की परसेंटेज के लिए विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनी आनी शुरू हो गई थी। कंपनियों के रिक्रूट ऑफिसर, मानव संसाधन अधिकारी और प्रबंध निवेश की टीम सभी छात्राओं के लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लेने के लिए छात्रों के चयन में जुटने शुरू हो गए थे।
अभिराम भी किसी ऊंचे स्तरीय कंपनी की नौकरी पाने के लिए परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। रात में सोने से पहले उसने अपनी माँ गुंजन से कहा था, मम्मी कल सुबह मुझे कॉलेज 7 बजे से पहले पहुंचना है और रात को भी देर हो जाएगी घर वापस आने में। पता नहीं कब तक इंटरव्यू चलते रहेंगे। अगले दिन अभिराम लिखित परीक्षा देने में व्यस्त हो गया और एक के बाद एक चरण पार करता हुआ वह अब साक्षरता के लिए अपने नाम पुकारे जाने की प्रतिष्ठा में था। अपना नंबर आया जानकर अभिराम ने आत्मविश्वास के साथ कमरे में प्रवेश किया। इंटरव्यू लेने के लिए 6 सदस्यों की टीम भीतर मौजूद थी। सभी की दृष्टि अभिराम के चेहरे पर जमी थी। अभिराम को अपलक निहारे और प्रबंध निदेशक के चेहरे की समानता को देख टीम के दूसरे सदस्य चकित थे। अभिराम कुछ असहज हो उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी थी। तुम्हारा नाम अभिराम प्रशांत दीक्षित है क्या? तुम्हारे 2 नाम हैं? एक आर अधिक के बायोडाटा को देख बोला, सर मेरा नाम अभिराम और पिता का नाम प्रशांत दीक्षित है। रिक्रूटर ऑफिसर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। मारना कह रहे हो कि चेहरे के साथ साथ नाम से भी समानत है। हमारे एसडीएम का नाम भी प्रशांत दीक्षित है। क्या करते हैं तुम्हारे पिता? प्रबंध निदेशक ने अभिराम की फाइल को सरसरी नज़र से देखते हुए पूछा। सर अपने पिता के बारे में भी अधिक नहीं जानता। इतना कहकर अभिराम सपक कर रह गया था कि संभल कर बोला, सर मेरे माता पिता वर्षों पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे और अपने पिता के बारे में मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि होश संभालने के बाद उन्हें कभी नहीं देखा ही नहीं। तुम्हारी माँ एमडी दीक्षित के सवाल ने जिज्ञासा थी, किंतु व्यक्तिगत प्रश्न पूछने पर एचआर अधिकारी और रिक्रूटर ऑफिसर से शिष्टाचार पूर्वक आपत्ति जताई। सर व्यक्तिगत प्रश्न का नौकरी से क्या लेना देना? छात्र की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछने ही बेहतर होंगे। एमडी के कान में फुसफुसाते एचआर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना, आप लोग जो चाहें पूछ लें। प्रबंध निदेशक ने टीम से आग्रह किया और स्वयं उठकर रेस्ट रूम में चले गए। अभिराम ने सभी प्रश्नों का शालीनता से जवाब दिया और धन्यवाद तथा अभिवादन करता बाहर आ गया। टीम के सभी सदस्य प्रबंध निदेशक से सवाल कर रहे थे, सर यह लड़का क्या आपके रिश्तेदार में है? इसकी शक्ल सूरत और उपनाम आपसे मेल करते हैं। हमें तो यो अभ्यास हो रहा था कि आपका युवा संस्करण ही हमारे सक्षम बैठा था। मानव संसाधन अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। सहायक टीम की बातें सुन प्रबंध निदेशक दृष्टि से तेजस्वी चेहरे का ओझ बुझ गया था। लेकिन अभिराम का चयन एक प्रथम श्रेणी की बहुराष्ट्रीय कंपनी में हो गया था और अपने मित्रों के साथ वह खुशी से उन पलों का आनंद ले रहा था। मम्मी को पहले खबर दे दूं, यह सोचकर अभिराम ने तुरंत फ़ोन कर माँ को अपने चयन की सूचना दी। मम्मी हम सब दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खाना खा लेना। उसका स्वर उच्चारण थम गया क्योंकि सामने एमडी दीक्षित खड़े थे। वह अपलक अपनी प्रतिमूर्ति को देख रहे थे। मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे पर उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अभिराम से कुछ पूछते। अतः बिना कुछ कहे वह अपने रूम की ओर बढ़ गए। पूरे दिन की थकावट के बाद भी नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। रात भर करवटें बदलते रहे। अगले दिन सुबह अभिराम के घर जाने के लिए निकल पड़ी थी। घर का पता अभिराम की बायोडाटा फाइल से नोट कर लिया गया था। रास्ते पर विचारों में लीन रहे। उनकी 2 बेटियां थी, लेकिन पुत्र की इच्छा उन्हें बेचैन किए रखी थी। अभिराम को देखकर उनकी इच्छा और अधिक बदलने को उठी थी। अभिराम के घर पहुंचकर प्रशांत दीक्षित ने दरवाजे पर लगी घंटी को कांपते हाथों से बजा दिया था, पर यह करते समय उनके कदम लड़खड़ा गए थे। दरवाजा गुंजन ने खोला था। दोनों एक दूसरे को अपलक देख रह गए थे। प्रशांत के अधर कांपे किंतु बोल नहीं कुटी के सके। गुंजन की आंखों में आश्चर्य मिश्रित हर्ष के भाव थे। शायद अपने वर्ष की आलिशा के पूरे होने के मौके की यह खुशी थी। कब से गुंजन को प्रशांत के पदचारों की प्रतीक्षा थी। कब से उसकी राह देखती यही सोचती आई थी कि एक बार प्रशांत से अवश्य को उसका सामना हो जाए, बिना किसी भूमिका से उससे अधरों पर प्रश्न आ जाए। यहाँ आज की याद कैसे आई? गुंजन के स्वर में छिपे व्यंजन को समझ प्रशांत सपासप रह गया था। कल मैं अपने बेटे से मिला। अभिराम को देखकर मेरा दिल सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कितना होनहार है मेरा बेटा, प्रशांत भावावेश में बोल रहा था।
आपका पुत्र, आज वह आपका पुत्र कैसे हो गया? गुंजन का स्वर ऊंचा हो गया था। अतीत में जिस पुरुष को कसमें खाया कर मैं विश्वास दिलाती रही थी अपने गर्भ में पाल रहे शिशु के पिता होने का, और वह निर्दयी विश्वास नहीं कर सका। संदेश के कीड़े ने उसका विवेक कर लिया था। वह आज कैसे अपने बेटे का कह सकता था? गुंजन के मन में तभी से पति और प्रति कहीं न कहीं प्रतिहिंसा की ज्वाला धमक रही थी, और आज प्रशांत से मुख से पुत्र मोह की बातें सुन गुंजन के तन दबा में आग लग गई थी। अभिराम सिर्फ और सिर्फ मेरा पुत्र है। मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसकी पिता भी हूँ। आज वह प्रशांत के सामने भावनाओं से बहकर दुर्बले हरगिज नहीं बनना चाहती। आज वह अपने मन की भड़ास निकाल लेना चाहती थी। आप बहुत पहले ही अपनी संदेह और बेबुनियाद शक के कारण अपनी पत्नी और अजन्मे शिशु का त्याग कर चुके हैं। अब वह सिर्फ मेरा मित्र है। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। अब अभिराम बड़ा हो गया है। आपकी सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख होगा। आपका अपना एक परिवार है, उसे संभालिए। मुझे माफ़ कर दो। गुंजन प्रशांत के स्वर में पश्चाताप और निराशा स्पष्ट थी। मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाली? सीधे स्वर में बोली गुंजन अचानक उग्र हो उठी। अगर आपके बेटे की शक्ल सूरत आप पर ना होती तो क्या वह आपका बेटा ना होता? जरूरी नहीं कि बच्चों की शक्ल सूरत हूबहू माता पिता से मिलने लगे। तो क्या ऐसी स्थिति में उनके जन्म पर संदेश करना होगा? कुदरत ने मेरी सच्चाई को सही साबित करने के लिए ही शायद मेरे बेटे को चेहरे की हूबहू उसके पिता से मिला दिया था। किंतु प्रशांत दीक्षित, तलाक के बाद अब हमारे रास्ते अलग थे। आप जा सकते हैं। प्रशांत निढाल सा लड़खड़ाते कदमों से जबरदस्ती खींचता घर से बाहर आ गया। प्रशांत के विदा होते ही गुंजन की आंखों में आंसू बहते थे। जिस पति को देखने मिलने के लिए वह वर्षों से बेचैन होती थी, वही आज उस सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। किंतु आज उसके प्रति हुंकस की भावनाएं वर्षों पहले वाली नहीं थी। गुंजन के भीतर धमधमकी वर्षों की प्रतिहिंसा की ज्वाला धीरे धीरे शांत हो चली थी। शायद उसे अपनी बेगुनाही का साबुत मिल गया था। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।